हम जानते हैं कि फैन, वॉशिंग मशीन, जूसर, ग्राइंडर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। सो एन इलेक्ट्रिक मोटर converts electrical energy to mechanical energy। हम आज पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर्स, यानी कि एक ऐसा मोटर जो कि डायरेक्ट करंट को यूज करके रोटेशन कॉज करता हो। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक डीसी मोटर में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है एक हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख रहे हो, ये दो अलग अलग मैग्नेट्स के पोल्स नहीं है, रादर ये एक ही हॉर्स शू मैग्नेट के दो पोल्स हैं। इनके बीच में जो एयर गैप होता है उसमें हम प्लेस करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। ओके, और ये जो आर्मेचर कॉइल है ये जुड़ा है स्प्लिटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ओके, और ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है इसके दो हाफ्स हैं, एक S1, दूसरा S2। ठीक है, और ये जो S1 और S2 है ये कांटेक्ट में है दो कार्बन ब्रशेस से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश है यानी कि कंडक्टिंग है। ओके, तो ये कार्बन ब्रश B1, दूसरा B2। जो कार्बन ब्रश B1 है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो कार्बन ब्रश B2 है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, और जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है तो उसके साथ जो स्प्लिट रिंग के पार्ट्स हैं वो भी रोटेट करते हैं, बट जो ब्रशेस हैं वो फिक्स रहते हैं, वो अपने पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, एंड वो अल्टरनेटली कांटेक्ट बनाए रखते हैं स्प्लिट पार्ट ऑफ द रिंग से। ठीक है, कैसे काम करता है हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, सो और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एक एक्सल दिखेगा। ठीक है, जो एक्सल कनेक्टेड होता है आर्मेचर कॉइल से। ठीक है, और जो भी हम डिवाइस इस एक्सल में फिट करेंगे वो भी आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, इसका क्या काम है इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है ये जो हमने पोल्स लिए हैं मैग्नेट्स के, इसको हमने कर्व्ड लिया है, कर्व्ड पोल्स वाले मैग्नेट लिया है हमने। ठीक है, ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड है, और क्यों कर्व्ड है, ठीक है, इसे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मान लेते हैं जो आर्मेचर कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। पहले तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अज्यूम कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख सकते हैं, अगर हम इनिशियल पोजीशन की बात करें यानी कि डायग्राम ए की, तो उसमें जो लूप का प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है लूप का, लूप्स प्लेन, ये पैरेलल है टू एक्स प्लेन। ठीक है, और जो ब्रश B1 है वो कांटेक्ट में है S1 के साथ, और जो ब्रश B2 है वो कांटेक्ट में S2 के साथ, यानी कि B1 इज इन कांटेक्ट विद S1 एंड B2 इज इन कांटेक्ट विद S2। ठीक है, क्योंकि ब्रश B1 पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और B2 नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ओके,
सो जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का पाथ है, वो कुछ ऐसा है, ABCD। ठीक है। अब क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि जो प्लेन है, जो आर्मेचर कॉइल है, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, यानी कि ये जो स्प्लिट पार्ट S1 S2 है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। ठीक है। बट ब्रश B1 और B2 ये अपनी पोजीशन में फिक्स्ड रहेंगे। ओके। तो ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करके अब ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया, यानी कि अब जो लूप का प्लेन है, यानी कि फिगर बी को आप देख सकते हो, उसमें अब जो लूप का प्लेन है, लूप्स प्लेन, अब ये परपेंडिकुलर है टू एक्स-जेड प्लेन। ठीक है। अब ये वर्टिकल पोजीशन पे आ चुका है। ओके। इन दिस पोजीशन एट दिस मोमेंट, ठीक है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रश एंड स्प्लिट पार्ट्स। ठीक है। यानी कि इन दिस केस करंट विल बी जीरो, करंट विल बी जीरो। ठीक है। एंड क्योंकि अब भी ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अब आफ्टर वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, जब ये थोड़ा सा और रोटेट करेगा, जो ब्रश B1 है, अब वो कांटेक्ट में आ जाएगा S2 के साथ, और जो B2 है वो कांटेक्ट में आ जाएगा S1 के साथ। यानी कि अब जब वो थोड़ा सा और रोटेट किया वर्टिकल पोजीशन से, अब जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, यानी कि करंट अब जो है फ्लो कर रहा है दिस डायरेक्शन, यानी कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, जिसे हम डायग्राम सी से भी देख सकते हैं। ठीक है। पहले तो डायग्राम सी में जो लूप्स का प्लेन है, जो लूप का प्लेन है, वो पैरेलल, फिर से पैरेलल हो जाता है एक्सजेड प्लेन के साथ। ठीक है। और अब जो ब्रश P1 है वो S2 के साथ कांटेक्ट में है, एंड जो ब्रश B2 है वो S1 के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है। एंड इन दिस केस आप क्लियरली देख सकते हो दैट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अब कुछ ऐसा है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ ऐसा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, यानी कि DCBA हो गया है। ओके। उसके बाद फिर से ये अपना रोटेशन कंटिन्यू करेगा, फिर से रोटेशन कंटिन्यू करेगा, फिर से वर्टिकल पोजीशन पे आएगा, यानी कि फिर से करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। इन फिगर डी। तो हमें अभी इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कॉयल वर्टिकल पोजीशन को पार करेगा, तब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट क्यों कर रहा है, और हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर क्यों रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एंड जो डायरेक्शन ऑफ करंट है और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इस केस में जो फोर्स लगता है कंडक्टर पे, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो है IBL। ठीक है। एंड उसका जो डायरेक्शन है उसे हम निकालते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है। जिसमें कि जो सेंट्रल फिंगर है वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो फोर फिंगर है वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो थंब है वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट जो हम मैग्नेट्स यूज करते हैं उसमें कर्वेचर होता है। ठीक है। जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो बेसिकली ये जो कर्वेचर है ये हमें रेडियल फील्ड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो रेडियल फील्ड दिखते कैसे हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है। वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके। तो मैं पहले नाम दे देता हूँ, ABCD। ठीक है। और मैं इसे नीचे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके। तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखेगा। ओके। तो मुझे बस AD वाला पार्ट जो है सिर्फ वही विजिबल होगा, AD वाला पार्ट। ओके। और मुझे A B C और CD वाले पार्ट विजिबल नहीं होंगे। तो इनिशियली हमने ये देखा था दैट जो करंट है वो वो ABCDA ये वाला पाथ फॉलो कर रहा था बेसिकली। ओके। यानी कि हम ये बोल सकते हैं दैट जो करंट है वो A पॉइंट से अंदर जा रहा है और फिर घूमते हुए D पॉइंट से बाहर आ रहा है,
और कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो करंट का पाथ हमें क्लियर है। तो अब अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करें तो हम ये नोटिस करेंगे दैट जो फोर्स हमें मिलेगा बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, जो फोर्स हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर जो फोर्स हमें मिला वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिला। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक कपल जनरेट होता है। ठीक है, कपल जनरेट होता है जिससे मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाउ से। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस मैं डी बोलता हूँ, ठीक है डी बोलता हूँ, तो टाउ को मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू डी। ओके, और ये कपल कैसा है? ये कपल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कपल है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया दैट अगर करंट इनिशियली ए बी सी डी ए इस ऐसे पाथ में मूव कर रहा है तो जो आर्मेचर कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों रोटेट कर रहा है। ठीक है, आई गेस ये चीज इससे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये लूप रोटेट करके मान लेते हैं अब ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। सो इन दिस केस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो जो है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और करंट जो है अब भी, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट डी है, तो करंट जो है वो अब भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। ए पॉइंट से अंदर जा रहा है और डी पॉइंट से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप फिर से फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो आप ये बोल पाएंगे दैट जो करंट है, जो फोर्स है, सॉरी, जो फोर्स है वो कुछ ऐसा आएगा। जो फोर्स है वो कुछ ऐसा आएगा। अब भी ये जो डिस्टेंस है डी है, तो जो कपल आएगा वैसे वैसे ये जो कपल है इसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन कपल। डिफ्लेक्शन कपल। ओके, तो ये जो कपल आएगा तो वो होगा एफ इंटू डी फिर से। ओके, फिर से ये जो है एफ इंटू डी होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये जो है, अब जो लूप है वो घूमते घूमते अब ये हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, ये वही वाला केस आ गया जिसमें कि ब्रश B1 और B2 कांटेक्ट लूज कर देता है S1 और S2 के साथ। ठीक है, सो इन दिस केस हमें पता है करंट जो है वो जीरो हो जाता है, यानी कि एट दिस मोमेंट जो टॉर्क है वो भी जीरो हो जाता है। बट क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा था, तो अब भी वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करता है। ठीक है, कुछ ऐसे रोटेट करता है। और हमने अभी कुछ देर पहले ये देखा दैट जब भी वर्टिकल पोजीशन अचीव करता है लूप और उसके बाद जब वो थोड़ा सा भी और रोटेट करता है तब करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। बट अगर मान लेते हैं हमने करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो इन दैट केस क्या होता? ठीक है, अगर मान लेते हैं ये रोटेट कर गया और करंट का डायरेक्शन अब हमने चेंज नहीं किया, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ए पॉइंट अब नीचे आ चुका है, डी पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अब अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया यानी कि अब भी ए पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है और डी पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है, तो आप अभी ये नोटिस करेंगे दैट अभी अगर लेफ्ट हैंड फ्लेम का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करें तो डी पॉइंट पे फोर्स जो है वो कुछ ऐसा आएगा और ए पॉइंट पे फोर्स जो है कुछ ऐसा आएगा। यानी कि यहां पर जो है कपल जो बनेगा, यहां पर क्लॉकवाइज कपल बनेगा। क्लॉकवाइज कपल बनेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज कपल बनेगा। और ये जो क्लॉकवाइज कपल है ये बेसिकली ये जो लूप है इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि जो अपना लूप है वो कभी भी एक कंप्लीट रोटेशन कर ही नहीं पाएगा अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स नहीं किया। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें तो फिर क्या होगा? तो फिर देखते हैं। अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इन दैट केस अगर ये मेरा लूप है, ये डी है, ये ए है, और अभी हमने जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया है, यानी कि अब जो ए पॉइंट है इससे करंट बाहर आ रहा है और डी पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है। तो इन दिस केस अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे दैट अब जो फोर्स आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है।
ठीक है। अब जो फोर्स आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि फिर से हमें एंटी क्लॉकवाइज कपल मिल रहा है। ठीक है। सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट? ठीक है। तो ये ऐसे नेसेसरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो लूप है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे। टू मेंटेन द कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द लूप हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना होगा आफ्टर एवरी वर्टिकल पोजिशन। ओके, सो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। तो इन दिस केस ऑल्सो अगर ये डिस्टेंस में डी ले लेता हूं तो जो टॉर्क होगा और जो कपल होगा वो एफ इंटू डी होगा। ओके, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और ये जो रोटेशन है ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा। ओके, आई गेस ये क्लियर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो है अगर मान लेते हैं हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग कर्वेचर वाला मैग्नेट, अगर हमने अभी नॉर्मल नॉर्मल हमने बिना कर्वेचर वाले फ्लैट फेस वाले मैग्नेट ले लिए। ठीक है, जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, इन दिस केस क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना लूप कुछ ऐसा है, मान लेते हैं लूप अपना कुछ ऐसा है। ठीक है, और इनिशियल केस मान लेते हैं ये ए है, ये डी है। ठीक है, और ए पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है और डी पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, सो इन दिस केस जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फोर्स जो है वो कुछ ऐसा होगा, और ए और डी के बीच में जो हमने डिस्टेंस लिया था वो स्मॉल डी लिया था। यानी कि जो टॉर्क होगा इन दिस केस वो होगा, अगर ये फोर्स एफ है तो जो टॉर्क होगा वो होगा एफ इंटू स्मॉल डी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब अगर ये थोड़ा सा भी रोटेट करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे रोटेट करता है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। ओके, तो अब अगर आपको दिख नहीं रहा, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, तो अब अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो आपको ये पता चलेगा दैट अब जो फोर्स है वो ऐसा आएगा। ठीक है, फोर्स जो है वो कुछ ऐसा आएगा। बट अब जो टॉर्क है टॉर्क कितना होगा? अगर ये वाला एंगल में थीटा लेता हूं, ठीक है, और ये डिस्टेंस तो मेरा पहले से डी है, तो अब जो मेरा टॉर्क होगा वो होगा एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ इंटू डी कॉस थीटा, यानी कि अभी जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? ये होगा मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, एफ इंटू डी, यानी कि इन दिस केस अगर हम फ्लैट फेस वाले मैग्नेट्स ले लेते, ठीक है, तो जो अपना टॉर्क होता वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, वो थीटा पे डिपेंड करता। ठीक है, इसलिए हम ऐसे मैग्नेट्स ले रहे हैं, कर्व्ड फेस वाले मैग्नेट्स ले रहे हैं, सो दैट जो फील्ड होंगे वो रेडियल होंगे। ठीक है, सो दैट जो फील्ड होंगे वो रेडियल होंगे और हमें टॉर्क कांस्टेंट मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियल फील्ड? ठीक है, एडवांटेज क्या है? सिंपल है, दैट वी गेट मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम कपल। ठीक है, हमें हमेशा मैक्सिमम कपल मिलता है। ओके, एंड कांस्टेंट कपल मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट कपल मिलता है, तो इसीलिए हम रेडियल फील्ड्स को यूज करते हैं। ओके, आई गेस इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम डिराइव करते हैं डिफ्लेक्शन कपल क्या होगा। अगर हम रेडियल फील्ड्स लेते हैं तो थीटा वाला टर्म तो नहीं आएगा, यानी कि जो डिफ्लेक्शन कपल होगा उससे हम सिंपली एफ इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिर से लूप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये ए बी सी और डी, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हमने डी कहा है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को एल कहता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इस फोर्स की जगह आई बी एल लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो होता है आई बी एल। ओके, और ये जो डिस्टेंस डी है एज इट इज ऐसा। ओके, और ये जो एल इंटू डी है ये बेसिकली एरिया
एरिया ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो मैं डिफ्लेक्शन कपल को आई बी ए लिख सकता हूँ, ओके। मान लेते हैं यहाँ पर n टर्न्स है, ठीक है, n टर्न्स है, यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा डिफ्लेक्शन कपल का वो हो जाएगा एन आई ए बी, ओके। तो ये फाइनली बन जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपको क्वेश्चन पूछ सकता है टेल द नंबर ऑफ वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए दैट द स्पीड ऑफ रोटेशन, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन डिफ्लेक्शन कपल, ठीक है, डिफ्लेक्शन कपल। तो स्पीड कैसे इंक्रीज होगा? अगर हम करंट को बढ़ा दें तो स्पीड इंक्रीज हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, या फिर एरिया बढ़ा दें, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें। इन ऑल दिस केसेस जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज कर लें, या फिर हम सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर दें, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का जो परमेबिलिटी होता है वो हाई होता है, ठीक है। और जब भी हम सॉफ्ट आयरन कोर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस जो सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम सॉफ्ट आयरन कोर को भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा दैट हमने ये वाला जो पार्ट है बी सी और ए डी, ये वाले पार्ट को तो हमने अभी तक कंसिडर किया ही नहीं, इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है हमने तो ये देखा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली थ्रू आउट द रोटेशन इस पे जो जो भी फोर्स अगर डेवलप हो रहा है तो जो फोर्स डेवलप होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। जो फोर्स डेवलप होगा वो कुछ ऐसे होगा जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कोई भी कपल जनरेट नहीं करेंगे। सो वी कैन इग्नोर दिस टू फोर्सेस, ओके। तो जो भी हम फोर्सेस से डील करेंगे वो बेसिकली ए बी और सी डी वाले पार्ट पे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखते हैं द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो वैसे तो हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपको लिखना होगा अच्छे से तो आप कैसे लिखोगे? सो इट हेल्प्स इन रिवर्सिंग the direction of current in the coil so that the coil continues to rotate in the same direction, ठीक है। सो आफ्टर एवरी वर्टिकल पोजीशन हमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है, और वो कौन हेल्प करता है हमें करने में? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन ब्रशेस, ठीक है। सो जो कार्बन ब्रशेस होता है, ठीक है, सो बेसिकली दे प्रोवाइड स्लाइडिंग इलेक्ट्रिकल contact between the battery and the armature coil, ठीक है, armature coil, helping the motor run smoothly, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।